सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक ये पीडीएफ सॉल्व कर ली थी और इस पीडीएफ में हम लोगों ने ये ज़रूर जान लिया था कि आखिरकार हम लोगों को क्या-क्या प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग आगे की तरफ ये देख लेते हैं कि अब आगे हम लोगों को कहाँ तक पहुँचना है। यानी कि जो रिवीजन पॉइंट चल रहा था, इस रिवीजन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अब एक-एक पीडीएफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं हम लोग। यानी कि अब 30वां पॉइंट हमारे सामने क्या है? 30th पॉइंट ये कहता है कि अगर KClO3 को गर्म करते हैं तो KClO3 जब गर्म किया जाता है तो इसका मतलब है यहाँ से KCl और 3O2 निकलता है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अगर हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कॉपर डाई पॉजिटिव आयन बनता है और साथ ही साथ SO4 डाई नेगेटिव। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज किया जाए और कॉपर के इलेक्ट्रोड को यूज करके अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कैथोड पर कॉपर मिलता है और एनोड पर कॉपर डाई पॉजिटिव का जो है वो फॉर्मेशन होता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं तो फिर कैथोड पर तो कॉपर मिलता है लेकिन एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शंस हमने अपने बड़े क्लासेस में सभी डिटेल में एक्सप्लेन की है और ऊपर से नीचे आने पर डिपोजिशन पावर बढ़ती है। जैसे मैंने एक फार्मूला भी पढ़ाया, स्नो सीबीआई, स्नो सीबीआई का जो फार्मूला है, तो ये रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ कौन सी मिलेगी, यानी स्नो सीबीआई से आप ये जान लेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर जो डिपोजिशन की पावर होती है वो बढ़ती है। यानी कि आयोडाइड की ज्यादा होगी डिपोजिशन पावर, ब्रोमाइड की कम होगी, क्लोराइड की और कम होगी, हाइड्रोक्साइड की कम। लेकिन सल्फेट की कंपेयर में हाइड्रोक्साइड की डिपोजिशन पावर ज्यादा होगी। तो जिसकी डिपोजिशन पावर ज्यादा होती है वही चीज डिपोजिट हो जाती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, निश्चित आ गई होगी। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं कि एक होता है नस्ट इक्वेशन। ये नस्ट समीकरण है क्या? ये नस्ट समीकरण आपसे पूछी जा सकती है। ये नस्ट समीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने में मदद करती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला याद कर लेना और आपको गिब्स फ्री एनर्जी याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं, चाहे तो आप कर लीजिए। लेड स्टोरेज बैटरी को, जो घर में इन्वर्टर यूज होता है ना, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। इसे लेड एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एक्यूमुलेटर जो इन्वर्टर में यूज होती है, इसको इसमें एनोड जो होता है वो लेड का बना होता है और कैथोड जो है वो स्पॉन्जी PbO2 का बना होता है, लेड ऑक्साइड का बना होता है। यहाँ पर जो H2SO4 होता है वो 38% बाई मास होता है और कुछ किताबें 30% सॉल्यूशन भी बोलती है, 30% सॉल्यूशन के लिए भी बताते हैं कि भाई 30%। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसके अंदर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होती है वहां ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड कहलाता है और ये टर्मिनल नेगेटिव होता है। इसी तरीके से राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव होता है, यानी कि राइट साइड में रिडक्शन होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने देखा होगा जब हम लोग बनाते हैं इस तरीके का, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम लोग बनाते हैं तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा करके पूरा सेल बना लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज ऐसे करके डाल देते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि राइट हैंड साइड ये कहलाती है और ये वाली साइड लेफ्ट कहलाती है। ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं कि अगर हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीजन के आयनाइजेशन पोटेंशियल से कैसा होता है, वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? रीजन आपको पता होना चाहिए कि N का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3, यहाँ हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जबकि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से ज्यादा होता है, यानी यहाँ पर 2p4 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लॉस करने में आसानी हो जाती है। ये बात नोट कर लेना।
सेम केस बेरिलियम और बोरॉन में है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, इसलिए इसका आयनेशन पोटेंशियल बेरिलियम का ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। पता है आपको साइज का फैक्टर, यहाँ फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन है, वो फ्लोरीन है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, पता रहना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में आप जानते हैं कि वो स्पेसीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और जब सेम इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ कंडीशन एक क्रिएट हो जाएगी कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज भी छोटा होता है, ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम किससे कर रहा है, लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरॉन सिलिकॉन से, ये एक दूसरे से डायगोनली मैच करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 37वें पॉइंट पर चले आते हैं। 37वां पॉइंट ये कह रहा है कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 होता है और उसके बाद पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 NP126 होता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, NP126 होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप नोट कर डालिए। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर P की बात करें तो ये P हो गया और ये आपका D, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-d 1 to 9 होता है और NS1 और 2 होता है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें ऑर्बिटल मतलब जो होती पार्शियली फिल्ड होती है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती है, इस बात का ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंक कैडमियम मरकरी, अगर इनको देखोगे तो जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं गिना जाता है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पर एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पता ही है, n-2 F1 to 14, n-1 D 0 और 1 और NS2। यहाँ पर एक चीज खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक तो 4F सीरीज होती है और एक आपकी 5F सीरीज होती है। 4F सीरीज में n की वैल्यू यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन नहीं, मैं पहले ही अभी आपको बता चुका हूं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट यानी कि जो डी ऑर्बिटल है, यानी कि n-1 ऑर्बिटल, n-1d, चाहे वो अब आपकी 3d हो या 4d हो या 5d हो, ये जो होती है ये कंप्लीटली फिल्ड होती हैं और कंप्लीट फिल्ड होने के कारण ही ऐसा होता है। अगर किसी में एलिमेंट कोई कलर्ड है तो कलर्ड क्यों है, क्योंकि भाई उसके अंदर डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा है। अब पेयर्ड अगर है तो टी टू डी ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, तो वो कलरलेस हो जाएंगे, ये बात भी आपको नोट करना चाहिए, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलॉय का कंपोजिशन पूछा जा सकता है जिसमें ब्रास कॉपर और जिंक का होता है, ब्रॉन्ज कॉपर टिन का होता है और जर्मन सिल्वर में सिल्वर होती नहीं है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अगर मिक्स्ड मेटल पर क्वेश्चन आता है तो बताना पड़ेगा कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से बने होते हैं, इसमें 95% इनर ट्रांजिशन होता है, लेकिन रिमेनिंग 5% में आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सब एलिमेंट होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटालिटिकल प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं, चाहे वो निकल हो, प्लेटिनम हो, मैंगनीज डाइऑक्साइड हो या फिर आयरन हो, ये सब अच्छे कैटालिस्ट होते हैं क्योंकि ये आपकी फ्री सरफेस यानी कि जो सरफेस एरिया है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आयरन की +2 से +3 भी हो सकती है और कॉपर +1 +2 भी हो सकता है, जिंक डाई पॉजिटिव, जिंक और स्कैंडियम आपका ट्राई पॉजिटिव, ये सब हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको नोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चले आते हैं नेक्स्ट, हम 44 वाले में आते हैं। 44 में एल्केन हो जाता है, एल्कीन और एल्काइन, तीन चीजें। यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ते हैं। एल्केन्स का जनरल फार्मूला तो आपको पता ही है कि CnH2n+2 है, एल्कीन का CnH2n है और एल्काइन का CnH2n-2 है, ध्यान रखिएगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और ये वाले दोनों एडिशन रिएक्शन शो, यानी कि अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो एल्केन जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, एल्केन शो करते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं आपका कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो आपको ये भी बात बताएंगे कि एल्कीन जो है वो हैलोजिनेशन एक फ्री रेडिकल मेथड से होता है और पॉलीमेराइजेशन भी फ्री रेडिकल मेथड से ही प्रयोग में लाया जाता है। एल्काइन जो होते हैं इनका नेचर एसिडिक होता है क्योंकि ये H पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं और ये एसिटाइलाइड आयन बना लेते हैं। ये बात नोट कर लेना, अगर इसकी सोडियम से भी रिएक्शन कराओगे तब भी आपका H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा और जब H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा तो मतलब एसिडिक नेचर शो हो जाएगा। एसिटाइलिन ऑन पासिंग थ्रू द रेड हॉट कॉपर ट्यूब ये बेंजीन बनाता है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 3C2H2 की रिएक्शन इसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कर दें तो ये C6 बन जाता है और H6 बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हम लोग एसिटाइलिन की रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्रेट्स वो भी अमोनिकल हो, इसको हम लोग अमोनिकल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन कराएंगे तो ये सिल्वर एसिटाइलाइड बनता है और ये इस बात का प्रमाण है कि ये इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, इस बात का ध्यान देना। इसी तरीके से अगर हम लोग एक काम ये करते हैं कि ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका क्यूप्रस क्लोराइड लिया और ये अमोनिकल क्यूप्रस, जैसे वहां सिल्वर एसिटाइलाइड था अमोनिकल, वैसे यहाँ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा कॉपर एसिटाइलाइड। ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता है, ब्रिक रेड यानी ईंट की तरह लाल प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिलेगा। अब अगर हम लोग एल्कीन ले लेते हैं तो एल्कीन के ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन ओजोनाइड बनता है और एसिटाइलिन की ओजोन से कराएंगे तो यहाँ पर एसिटाइलिन ओजोनाइड बनेगा। इन रिएक्शन पर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस रिएक्शन पर भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, बहुत ही जबरदस्त दोनों रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकते हैं, संभावना पूरी है। इसको अगर जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, यहाँ जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाता है और H2O2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। और यहाँ पर भी H2O2 रिलीज होगा लेकिन यहाँ ग्लाइयोक्सल, अगर हमने एसिटाइलिन लिया है तो ग्लाइयोक्सल हमें प्राप्त हो जाता है, ये बात ध्यान देना। और यही अगर बेंजीन का करा दोगे तो 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे ग्लाइयोक्सल के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जानिएगा इस चीज को। अगर इथाइन इथीन की रिएक्शन, ये इथीन है, इसे हम लोग इथीन के नाम से जानते हैं। इथीन को अगर देखोगे तो इथीन का एल्कलाइन केमोनोफोर डालोगे, इसे हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। अगर ये डालेंगे तो ये कलरलेस आपका इथाइलिन ग्लाइकोल हमें यहाँ पर मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेयर्स रिएजेंट का फार्मूला पता होना चाहिए, एल्कलाइन केमोनोफोर पूछा जा सकता है 2026 के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बेकर नेथन इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर एक सिग्मा ये पाई बॉन्ड, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में ये रेजोनेंस शुरू हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। डीलोकलाइजेशन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड माना ही जाता है, कभी एच इधर पर कभी यहाँ एच, यानी कि ये डांस कहता है, यानी कि इधर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये ड्रामा चलता रहता है और इसी में हाइड्रोजन भागता रहता है, इधर भागा उधर भागा इधर भागा उधर भागा, ये फटाफट भागा। अब इस भागने में स्टेबिलिटी, अब भाई सिंपल सी बात है, पुलिस किसी चोर के पीछे पड़ी हो तब 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 तब, तो अब चोर इस गली में घुस गया उस गली में घुस गया इधर घुसा, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बता रहे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे, चोर तो बहुत देर में पकड़ा जाएगा, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है, एच पॉजिटिव यहाँ भागा, तो डीलोकलाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल में नाचता घूम रहा है। देखा बच्चा कभी कभी जिद कर जाता है, बच्चा जो देखा ना, मम्मी पीछे पीछे दौड़ रही, बच्चा पीछे पीछे दौड़ रहा है, यानी कि बहुत देर में बोले बेटा खा लो बेटा खा लो, तो ये सब चीजें क्या, बच्चा बहुत देर स्टेबल रहा अपनी
कंडीशन पे बाद में पकड़ के बोल लो पियो बेटा दूध पियो। तो वही कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन में है कि जितनी देर H पॉजिटिव मूव करेगा उतना ही स्टेबिलिटी को ये बढ़ाता चला जाएगा। इसे बेकर नाथन ने डिस्कवर किया था, इसलिए बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है। रेजोनेंस आप जानते हो कि when a single electronic structure failed to explain the total chemical behavior of a molecule, then it is explained by two or more electronic structures. These structures are called canonical structure और ये फिनोमिना जो है वो रेजोनेंस कहलाता है। अब चाहे CO3 डाई नेगेटिव के बना करके देख लेना, CO2 के, NO3 के, फिनॉल के और टॉलिन के, ये सब बना करके आप देख लीजिएगा। तो इन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, ये सब स्ट्रक्चर जितने भी हैं आप बनाइएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस पीडीएफ के अलावा भी आपको मैं ये वाली पीडीएफ जरूर कराऊंगा। इस वाली पीडीएफ में आप जिसकी डिमांड कर रहे थे वो डिमांड यहाँ मैं आपकी पूरी करूंगा। अगर आपने इस छोटी सी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और अच्छे से कमेंट से नवाजा, तो फिर मैं 100% आपकी इस समस्या का समाधान करूंगा। यानी मैं आपको ये वाली जो आपको दिख रही है पीडीएफ, ये वाली जो पीडीएफ आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली बैक कर देता हूँ 1 मिनट, अगले पेज पर मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ना सम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को जो है हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ये, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा कि होमोलिटिक फिजन है, हेट्रोलिटिक फिजन है, ये सब चीजें आपका कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, ट्राइफिनाइल, एल्कीन, ये जितनी भी डिटेल स्टडी है ये सब आपको मैं करा दूंगा। यानी कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समस्या का भी समाधान मैं कर दूंगा, आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा दूंगा, ये भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। चूंकि आज समय का अभाव होने की वजह से वीडियो छोटी बन पाई है, लेकिन फिर भी हम आपको छोटी सी वीडियो में भी रिवीजन कराएंगे। और इसके देखो आईपीएससी नेम बड़ा हमारे पास मैटर बहुत है, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, मैटर पूरा है, भरपूर मैटर है। और इसी भरपूर मैटर में हम आपको पूरा रिवीजन एकदम अच्छे क्वेश्चंस के साथ में आप देख सकते हैं करा देंगे, और पूरा रिवीजन बढ़िया से आपका हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, आप हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपको ले चलेंगे आपकी मंजिल तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसकी भी बातें अभी आपसे हम लोग करेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पर भी हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 1 मिनट का आप समय दीजिए, ऐड कर देते हैं उस चीज को भी हम। बस 1 मिनट का आप हमें समय दें, थोड़ा सा समय दीजिए। 1 मिनट का समय और दें आप बस मात्र। तो रेजोनेंस ये आप बना ही लेंगे, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी आपको मैंने रोका था। और अब हम बात करते हैं 54th पॉइंट की, जहां पर ये बताएंगे कि आपको फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है पता है? क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है वो CH3 से ज्यादा होती है, इसीलिए ये वाला मोर एसिडिक होता है, मोर, और ये वाला आपका लेस एसिडिक होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर Cl क्लोराइड और यहाँ पर लगा है कुछ नहीं, तो यानी ये इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है, तो इसका मतलब हुआ ये ज्यादा क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। इसी तरीके से क्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्लोरो से, यानी कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होती चली जाएगी उतना ही आपका जो आई इफेक्ट है वो घटता चला जाएगा और एसिडिक करेक्टर भी घटेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ 3 क्लोराइड ग्रुप लगे हैं, 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत है, तो H जल्दी रिलीज हो जाएगा, ये H जल्दी रिलीज होगा, ये भी रिलीज, ये भी, सब H जल्दी रिलीज हो जाएंगे। और जब ये H जल्दी रिलीज हो जाएंगे तो सिंपली आप कह सकते हो कि एसिडिक करेक्टर इजी वे में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। 50 नेक्स्ट पॉइंट पर चले आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 55 पर आइए। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे आप जानते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी और दूरी बढ़ने पर क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी तो कम होगा, और जैसे जैसे ये कम होगा उतनी ही इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा जो प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं वो भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। उसके बाद करो, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है ये परमानेंट इफेक्ट माने जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये टेम्परेरी, यानी कि जब अटैकिंग रिएजेंट, जैसे मान लो ये सी डबल बॉन्ड ओ है और इस पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट सी एन नेगेटिव जब अटैक करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो मतलब ये टेम्परेरी हो, जब अटैक हुआ तभी काम हुआ, और ये हो जाता है परमानेंट। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है मम्मी पापा का इफेक्ट, ताउम्र रहेगा, जब तक जियोगे तब तक रहेगा, ये मम्मी पापा का इफेक्ट होता है। और बीवी का इफेक्ट बहुत दिनों बाद अप्लाई होता है, ध्यान दीजिए, लेकिन होता बहुत तगड़ा है। तो ये बात ध्यान है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पर चले आते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में ये हम बोलें तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पेसीज होते हैं, मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास में इफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो लुईस बेस भी कहलाते हैं, और ये आपका लुईस एसिड भी कहलाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, और इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, अब उसमें भी पॉजिटिव, और ये वाले पॉजिटिव और न्यूट्रल, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हैं, और या फिर नहीं दिखा रहे हैं, है कमी लेकिन बता नहीं रहे हैं, और वहां पर या तो कमी या पैसे को दिखा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं मेरे पास है, और या फिर नेगेटिव साइन से दिखा रहे हैं, तो दोनों में दो है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में ये न्यूक्लियस लवर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, ये लुईस बेस होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं। इनको आप लुईस बेस के नाम से जानते हो, इनको आप लुईस एसिड के नाम से जानते हो, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे पास में कंपाउंड है, ये कार्बोकैटायन कार्बोएनायन है, इसको पढ़ लीजिएगा, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को पढ़ लेना। कार्बिन जो होता है जिसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन का जो सेक्सटेट होता है वो होना चाहिए, वो कार्बिन कहलाती है, इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, हेलो एल्किन हेलो एरीन अगर हम देखते हैं तो केवल SN2 SN1 के एग्जाम्पल देख लेना, कौन SN1 बढ़िया शो करता है, कौन SN2, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। अल्कोहल फिनॉल ईथर में केवल एसिडिक प्रॉपर्टीज, कौन ज्यादा एसिडिक है? भाई फिनॉल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल के कंपैरिजन में। फिनॉल ज्यादा क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, और ये H पॉजिटिव आयन निकल जाता है, और ये रेजोनेंस के थ्रू फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है, जबकि इथॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं माना जाता है, इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं। और वो भी अगर नाइट्रो ग्रुप लग गया, यानी फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया, ये EWG लगा दिया, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे एज कंपेयर टू अगर आपने फिनॉल के अंदर जो है वो EDG लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो इस बात का ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन पर अगर 170 पर करते हैं तो आप जानते हैं एल्कीन बनता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और 140 पर करते हैं तो फिर आपका ईथर बन जाता है। ये सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं नेम रिएक्शन में, रीमर टीमन विलियमसन्स और कोलबे, इनका एग्जाम्पल और नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिक्रिक एसिड फिनॉल से कैसे बनेगा? आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेटेड HNO3 से करा दी, और जैसे ही कराएंगे तो आपके ट्राई 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर मिल जाता है, NO2 यहाँ पर भी लग जाएगा, NO2 यहाँ पर भी लग जाएगा, तो ये आपका पिक्रिक एसिड कहलाता है। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत पेन नहीं लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की केवल एसिडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, एल्डिहाइड कीटोन की केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और साथ में डिस्टिंग्विश जरूर पढ़ लेना कि जैसे अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड जो होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड है आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड अल्फा होना चाहिए हाइड्रोजन वहां पर, बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एसीटोन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है वहां पर। अब दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो टॉलेंस रेजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन की मदद हम लोग लेंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, एमीन्स में हिंसबर्ग रिएजेंट को जरूर याद रखिएगा, बहुत आवश्यक है। और रेडियो एक्टिविटी में आप याद रखना
ये फार्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है। यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2.03 अपॉन टी लॉग इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, याद रखना दोनों तरफ एन नॉट लिख गया है। टी हाफ यानी हाफ लाइफ जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के। कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 की आवश्यकता पड़ती है, इस बात का ध्यान देना। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि अगर आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म एल्केन में 100% आएगी और देखी जाती है, इसमें याद कर लीजिएगा, बहुत ही सुपर है। और यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा, C4H10 के कितने आइसोमर हैं, C5H12 के कितने हैं, C6H14 के कितने हैं, इनके आइसोमर आप याद कर लीजिएगा। ये मीथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और एंगल 109.5 डिग्री का होता है। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर ये बात जरूर जानना चाहिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर सकते हो। यहाँ पर जरूर जानना चाहिए कि ये जो पहला वाला ए वाला कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन कहलाता है, बी वाला कार्बन भी आपका 1 डिग्री कार्बन है, और आपका डी वाला कार्बन भी आपका 1 डिग्री कार्बन है, एच वाला भी कार्बन आपका 1 डिग्री वाला कार्बन है। देखो ये लिखा है। लेकिन जो सी वाला कार्बन है वो 3 डिग्री का कार्बन है, और डी वाला जो कार्बन आपको नोट करना है ये 1 डिग्री हो ही गया। ई वाला कार्बन जो है ये आपका 4 डिग्री का हो गया। यानी जितने कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है, कार्बन से एक कार्बन तो 1 डिग्री, कार्बन से 2 कार्बन 2 डिग्री, जितने कार्बन जुड़े उतनी डिग्री बनती चली जाएगी। और अगर स्टैगर्ड शेप की बात करें तो स्टैगर्ड है, और ये इक्लिप्स है। इक्लिप्स का मतलब हुआ जैसे एक के ऊपर एक आ जाना, दिस इज इक्लिप्स, और अगर थोड़ा सा घूम गया तो यानी घूम गया स्टैगर्ड, और घूम गया तो एंटी हो जाएगा, और वो ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वहां पर रिपल्सन बहुत मिनिमम हो जाता है, बहुत जरूरी है। स्टैगर्ड फॉर्म अगर आप देखो तो स्टैगर्ड फॉर्म में बहुत ही, ये स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है, और स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड में। तो एंटी गॉची, पार्शली और फुल्ली इक्लिप्स्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आवश्यक है। एजी है ना, AgFC याद करना, तो आपको याद रहेगा AgF, AgPF, 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 ठीक, याद करिएगा, याद हो जाएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो एल्केन में हम आपको बता ही चुके हैं कि सेवेटियर सेंडरन्स रिएक्शन को आप पढ़ लीजिएगा। इसको आप यानी कि जब एसिटाइलिन लिया उसमें निकल हाइड्रोजन पास किया, निकल के प्रेजेंस में एल्केन बन जाता है। वुड्स रिएक्शन में आपको पता ही होना चाहिए, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रन करती है, यहाँ से इवन नंबर कार्बन के एल्केन बनाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। कोरे हाउस रिएक्शन में आप जानते हो RLi को लिया और कॉपर आयोडाइड की जब रिएक्शन कराई तो R2CuLi, जिसे गिलमेंस रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, ये कंपाउंड बनता है, फिर दोबारा उसको RX से रिएक्शन करा दीजिए, बन जाएगा। इस तरीके से याद कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, अगर यहाँ पर इवन कार्बन है तो सिमेट्रिकल है ना, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बन जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड हो गया, तो ऑड में वीक क्रिस्टल और इवन में स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बनता है, ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, संभावना पूरी है इसके आने की, इस बात का ध्यान देना। हेलोजिनेशन सबसे बढ़िया F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का होता है, याद रखिएगा। एल्कीन में हमने आपको बता ही दिया है। एल्कीन में ये चीजें आप जरूर याद रखना, एक बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन याद रखना, यानी ये वाटर रिमूव होता है यहाँ पर और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ओजोनोलिसिस में अभी पिछले बार मैं पीछे पढ़ा ही चुका हूँ। पॉलीमेराइजेशन आप जानिएगा कि इथीन से पॉलीथीन और आपका टेट्राफ्लोरो इथीन से पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बनता है। ओजोनोलिसिस में आपको बता चुका हूँ, ये आप पढ़ ही चुके हैं, भी पीछे ही बताया है मैंने आपको, ये वाली रिएक्शन मैंने पीछे बताई, बेयर्स रिएजेंट भी पीछे बताई, लेकिन ये वाली याद कर लेना। अगर हम लोग एल्काइन की रिएक्शन जो है वो ये इससे कराते हैं, ये कंपाउंड आपके सामने कौन सा दिखा दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि Hg वाली रिएक्शन। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनता है, आपको अगले पेज में देखो, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनता है, और यहाँ पर अगर इसका प्रोपाइन से कराएंगे तो एसीटोन बनता है। ये रिएक्शन आपसे पेपर में पूछी जा सकती, संभावित है। और पॉलीमेराइजेशन मैंने पीछे ही रिएक्शन में बता दिया था। मार्कोनी कॉफ रूल जो है वो HBr HI वाटर सब पर लगता है, लेकिन एंटी मार्कोनी कॉफ रूल जो है वो केवल HBr पर ही काम करता है, बाकी किसी पर कोई काम नहीं करता है। ये बात आप ध्यान देना, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, देख लो। प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद Hg डाई पॉजिटिव टू गिव, तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन प्राप्त होता है, बहुत ही जबरदस्त MCQ है, भी लगा डालिए। तो प्रोपीन की अगर रिएक्शन Hg डाई पॉजिटिव से कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, एसीटोन मिलता है। एसिटाइलिन ऑन ओजोनोलिसिस, अभी आपको बताया था कि एसिटाइलिन के ओजोनोलिसिस से ग्लाइओक्सल प्राप्त होता है, पढ़ाया है मैंने। बेयर्स रिएजेंट क्या है, बेयर्स रिएजेंट बेसिक यानी एल्कलाइन केमनोफोर को बेयर्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है।
बहुत ही सुपर। Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड से जो है वो एल्केन बनता है, मतलब यहाँ पर आपका मीथेन प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अगर करते हैं तो हाइड्रेशन का मतलब हुआ कि वहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी H पॉजिटिव वहां जुड़ेगा। एल्कीन एल्काइन कैन बी डिफर बाई, तो इसके लिए हम अमोनिकल क्यू प्लस क्लोराइड लेंगे जो बहुत बढ़िया है। एल्कलाइन केमनोफोर भी हमारे लिए हो सकता है, तो यहाँ सी ऑप्शन लगाएंगे, बोथ ए एंड बी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एल्कीन प्रदर्शित करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि एसिटाइलिन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो आपको पता 1122 टेट्राब्रोमो इथेन प्राप्त होता है, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। एसीटोन, एसीटोन इज ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, तो एसीटोन जो है वो ब्यूट टू इन का प्रोडक्ट माना जाता है, और साथ में ग्लाइयोक्सल, ग्लाइयोक्सल इज ऑब्टेन ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ द, ग्लाइयोक्सल किससे मिलता है, ग्लाइयोक्सल आपका एसिटाइलिन से प्राप्त होता है और बेंजीन से भी होता है, तो यहाँ बोथ ए एंड सी, बी एंड सी होना चाहिए, बोथ बी एंड सी होना चाहिए, ठीक है। तो एसिटाइलिन से भी ग्लाइयोक्सल मिल रहा है और आपका बेंजीन से भी मिल रहा है, दोनों से मिल जा रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 10 क्वेश्चन भी मैंने कराए, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको पढ़िए, मेहनत करिए और हमारे साथ लगातार एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर बने रहिए। हम आपको कराएंगे एकदम परफेक्ट रिवीजन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एकदम अप टू द मार्क के टीजीटी साइंस के बटन शॉर्ट की पीडीएफ चाहिए, तो ये बटन शॉर्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे ऐप पर, और वहां पर है न्यू टेस्ट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।